Thank you very much, madam. Indeed, very delighted to be among such a distinguished panel led by my dear friend Shri Nitin Agarwal ji, the Honorable Minister for Excise and Prohibition. Incidentally, we also have two very senior ministers with us in this August gathering, Shri Jitin Prasad and Shri Kapil Dev. Thank you very much, Shri Bhush Reddy ji, for the wonderful presentation, for all the outstanding work you have done for the sugar industry and to promote the huge potential that the state of Uttar Pradesh has in developing ethanol, distilleries, the alcohol-based ecosystem. Thank you, Senthil, for all your work to promote the industry and for the positivity with which Uttar Pradesh presents itself to the world today. We were very delighted to hear Mr. Amar Sinha from Radico Khaitan and Shri Vineet Chopra from Wallab Brewing. But I think, Saniji, you took my heart. It was really wonderful to hear you, a farmer coming and presenting his credentials proudly and with the confidence of the future that you have shown us. I think India is in safe hands, Uttar Pradesh is in safe hands. बहुत ही आनंद आया आज की अभी तक की प्रोसीडिंग्स देख के, थोड़ा बहुत भूस रेड्डी जी के साथ चर्चा करके उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक विकास की लहर तेज गति से आगे बढ़ रही है, इसका जो अनुभव करने का मौका मिलता है आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आकर, वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश चल चुका है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत विकास और उत्तर प्रदेश के बीच में अब बाधा नहीं बन सकती। So there is only one way now, and that's up for UP. And to my mind, this story started way back in 2017. I'm sharing a little insight with all of you. मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को भी थोड़ा इसकी जानकारी मिले तो अच्छा रहेगा। 2017 में जब चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश की असेंबली का, तब हमें भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बनाने का काम और जिम्मेदारी दी गई थी और एक पूरी टीम प्रदेश भर में घूमी, लोगों का फीडबैक लिया, क्या उनकी आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, किन चीज़ों से वंचित हैं, और ध्यान में आया कि बहुत सारे काम करना आवश्यक है। लोग त्रस्त थे, लोगों को बदलाव चाहिए था, लोगों को एक अच्छा प्रशासन चाहिए था, एक अच्छा जिंदगी में नए मौके चाहिए थे, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, महिलाएं दुखी थी कानून व्यवस्था से, अलग अलग प्रकार से हमें साफ जाहिर हो रहा था कि बहुत कुछ करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को सही मार्ग पे लाने के लिए। तो स्वाभाविक है, जब हमने मैनिफेस्टो की कल्पना की, मैनिफेस्टो में लिखा क्या क्या काम करना आवश्यक दिखता है, तो उसका जो बजट बनता था, उन सब कार्यों को करने का जो बजट बनता था, वो बहुत बड़ा बजट सामने आ रहा था। बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे कि इसको हम कैसे अचीव करेंगे। अगर इतने सारे काम करने हैं तो ये काम कैसे किया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए
रिसोर्सेज का अभाव में हम ये अगर प्रॉमिस भी करें यूपी की जनता को तो शायद अपने विश्वास घाट हो जाएगा, हम प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय में बहुत ही सख्त है। अगर हमने मैनिफेस्टो में कुछ लिखना है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ आश्वासन देना है, कुछ लोगों की उम्मीद खड़ी करनी है, तो हमें उस पर खरा उतरना अति आवश्यक है। He does not allow us to write a single line in the manifesto where he is not personally convinced that this will be implemented, it is implementable, and we will have the necessary wherewithal, the resources and the capability to do it. Of course, there are many things where we have the courage of conviction that what is good for the nation, what is good for the state, and many times these are political and non-finance related issues that also finds mention in the manifesto. जैसे कि हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और अब राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ऐसी कई आस्था से जुड़ी हुई चीजें भी मैनिफेस्टो में होती हैं, लेकिन जहां भी आर्थिक व्यवस्थाओं की बात होती है वो बहुत सख्ती से देखते हैं कि इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करो। तो मुझे आज भी वो दिन याद है, और लखनऊ में हम सब बैठे थे जब फाइनल रूपरेखा बनी मैनिफेस्टो की, और सवाल उठा कि रिसोर्सेज तो हमारे पास इतने होंगे नहीं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने रेफर किया तो माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने एक विश्वास दिखाया कि उत्तर प्रदेश में हमें सिर्फ 3 काम करने हैं। अगर हम ये 3 काम पे खरे उतरे तो रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं होगी, निवेश की भी कोई कमी नहीं होगी, और आगे उत्तर प्रदेश का भविष्य दशकों तक उज्जवल रहेगा। और वो 3 बातें जो उन्होंने रखी थी उस दिन, it resonates in my mind. I mean today मुझे आज भी वो दृश्य याद है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ भू माफिया को खत्म करना है, सैंड माफिया को खत्म करना है, और लिकर माफिया को खत्म करना है। अगर हमने ये 3 माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया और लिकर माफिया के ऊपर प्रहार किया और इसमें ईमानदार व्यवस्था ले आए, तो उत्तर प्रदेश में ना कभी रिसोर्सेज की, पैसे की कमी पड़ेगी, ना निवेश की कमी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश के लोगों में इतना सामर्थ्य है कि वो इस प्रदेश को कहां से कहां लेके चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इस विश्वास के ऊपर वो मैनिफेस्टो में हमें अप्रूव किया। हमने जो जो प्रॉमिसेस करने थे, जो जो आश्वासन देने थे, और आज जब मैं भूस रेड्डी जी की बातचीत से, नितिन जी की बातचीत से सुन रहा था कि कहाँ एक्साइज का कलेक्शन 14,500 करोड़ होता था और अब बढ़ के वो 42,000 करोड़, 3 गुना आज उत्तर प्रदेश में एक्साइज का कलेक्शन मात्र 6 वर्ष की अवधि में, जिसमें 2 वर्ष कोविड के वजह से एक प्रकार से हम सभी ने देखा कि अर्थव्यवस्थाएं पीछे चली गई। ये दर्शाता है कि एक ईमानदार सरकार, एक जनहित और देशहित को प्राथमिकता देने वाली सरकार, एक सरकार जो किसी प्रकार का गलत काम स्वीकार नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी, आने से कैसे प्रदेश में नए उत्साह के साथ व्यवस्थाएं बनती है, व्यवस्थाएं सुधरती है, रेवेन्यू बढ़ता है, और वो बजट आने के कारण कैसे फिर प्रदेश में आगे चल के तेज गति से हम विकास और प्रगति के मार्ग पे चल सकते हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे सभी कलीग मिनिस्टर्स को,
हमारे अधिकारियों को, हमारे निवेशकों को और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को कि आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ के एमओयूज हुए हैं, लाखों करोड़ की कमिटमेंट्स हुई हैं कि प्रदेश में आके लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आज लोगों को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करना, उद्योग लगाना सरल भी है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं ईमानदार भी है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उद्योग को प्रोत्साहन देती है, उनको अट्रैक्ट करती है, उन्हें कोई डर नहीं है यहाँ पे काम करने का। और आगे चल के एक प्रकार से निवेशक उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर भी विश्वास रख रहे हैं। और जरा गहराई से समझ लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफी मेरे भाई बहन और युवा युवती भी मेरे सामने दिख रहे हैं। निवेशक विश्व भर से जब यूपी में आके आज निवेश कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की विवेक पे भी विश्वास कर रहे हैं कि वो आगे चल के भी ऐसी ईमानदार और अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में वर्षों वर्षों तक रखेगी और केंद्र में एक ऐसी अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार, ऐसी निर्णायक नेतृत्व वाली सरकार जो मिल के डबल इंजन दोनों सरकारें उत्तर प्रदेश को तेज गति से विकास के मार्ग पे दशकों तक आगे बढ़ाते रहेगी। मैं कुछ आपके सामने और जानकारियां ऐसी रखूंगा जो निवेशकों के लिए खास तौर पे बहुत अट्रैक्टिव है। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हम देश भर में करते हैं, किन प्रदेश में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं जिससे उद्योग लगाना, व्यापार करना, उद्योग चलाना सरल हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये विश्व भर की रैंकिंग्स होती है जिसमें भारत ने भी बहुत उछाल लगाई है, बहुत कदम आगे बढ़े हैं हम। कहाँ एक ज़माने में हमारा 140 के ऊपर रैंक होता था विश्व में, अब 60s में रैंक आ गया है। ये अलग बात है कि हमारे उत्तरी पड़ोसी एक देश ने कुछ गड़बड़ घोटाला करने के कारण वर्ल्ड बैंक ने तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बंद कर दिया है, लेकिन हमने अपने स्टेट्स के बीच में, प्रदेशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चालू रखी है। और आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिलीव करते हैं कि कॉम्पिटिटिव और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म जो संघीय ढांचा है, इसमें आपस में स्पर्धा भी होनी चाहिए और मित्रता भी होनी चाहिए। हमने कोलैबोरेट भी करना है आपस में, लेकिन स्पर्धा भी ऐसी हो, एक अच्छी स्पर्धा जिसका लाभ प्रदेश को मिले, प्रदेश में निवेशकों को मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कहाँ पीछे था आज से 6 साल पहले जब हमने शुरू की, और आज देश में दूसरे नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मेरे समक्ष एक और रैंकिंग है जो मेरे विभाग करता है, स्टार्टअप इंडिया, जो मूवमेंट 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। स्टार्टअप इंडिया की भी जो तेज गति से प्रगति हुई है उत्तर प्रदेश में, वो भी देखते हुए बहुत आनंद आता है। 2018 में एक एस्पायरिंग लीडर के रूप में उत्तर प्रदेश दिखता था, एक एस्पायरिंग लीडर। आशाएं हैं आगे चल के हम और आगे सुधार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 2017 में तो योगी जी की सरकार आई थी, तो शुरुआत का दौर था, एस्पायरिंग स्टेटस था उत्तर प्रदेश का। 2020 तक इमर्जिंग इकोसिस्टम में अव्वल दर्जे में थे। यानी 2 वर्ष में, जिसमें काफी समय कोविड का भी रहा, 2020 का पूरा वर्ष, उसमें उत्तर प्रदेश एक इमर्जिंग इकोसिस्टम के रूप में उभरा। और आपको जान के खुशी होगी कि 2021 जो लास्ट रैंकिंग आई है
अब 2022 की रैंकिंग डिटेल्स आएंगी। 2021 में उत्तर प्रदेश लीडर बन गया स्टार्टअप की रैंकिंग में, उसने नेतृत्व लिया स्टार्टअप के इकोसिस्टम का। और उसी के फलस्वरूप पिछले 6 वर्षों में, और आप जानते हैं कि 6 वर्ष पहले तो चंद 400-500 स्टार्टअप्स थे भारत में, आज 90,000 के करीब स्टार्टअप है। और उसमें उत्तर प्रदेश में 8,277 8,277 स्टार्टअप्स। कौन सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में भी इतना बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनेगा। आज चौथे नंबर पे है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में उत्तर प्रदेश में। और मेरा तो मौका मिला मुझे बनारस में, अन्य जगहों में युवा युवतियों के साथ इंटरेक्ट करने का, जो स्टार्टअप्स चलाते हैं, जो उत्साह है, जो नए नए टाइप के आइडियाज लेके आ रहे हैं। पिछली बार बनारस में तो एक युवा स्टार्टअप ने शायद कुछ एक ऑल्टरनेट टू लिथियम भी, क्यों लिथियम की किल्लत है भारत में, है नहीं, हमें फिर उसके लिए विदेशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अभी अभी हाल में 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जरूर आई है कि शायद जम्मू में कुछ लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, पर अभी उसको और वैलिडेट करेंगे। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर लिथियम का ऑल्टरनेटिव एक बनारस का हमारा स्टार्टअप इंजीनियर निकाल लेते हैं, तो इससे ज्यादा देश और दुनिया के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े जरूर बताते हैं कि किस प्रकार से जो आज का विषय है, चाहे वो वाइन्स हो, बियर हो, अल्कोहल बेस्ड इंडस्ट्री हो जिससे एक्साइज और बढ़े, और दूसरी तरफ शुगर की इंडस्ट्री हो, इन दोनों में उत्तर प्रदेश ने कैसे अहम भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि जो मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने के सिलसिले में लगा हुआ हूँ, और आप जानते हैं 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गत वर्ष लागू हो गए, एक दुबई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस वर्ष भी उम्मीद है कि 2 या 3 एफटीएस फाइनलाइज होंगे, जिसमें बहुत सारे अवसर उत्तर प्रदेश की ब्रूअरीज और वाइनरीज के लिए खुल जाएंगे। मार्केट एक्सेस मिलेगा, हम निवेश भी कर सकेंगे, हम टेक्नोलॉजी ला सकेंगे दूसरे देशों से भारत में। मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई, साधारणतः हम सोचते थे वाइन को खोलना नहीं चाहिए, वाइन इंडस्ट्री को खोलना नहीं चाहिए कि विदेश से वाइन आ जाएगी, हमारे देश में फिर क्या होगा। आपको हैरानगी होगी जब मैंने आंकड़े देखे, तो इतने वर्षों में मात्र, और साधारणतः मेरे मूल प्रदेश महाराष्ट्र में है वाइनरीज, मात्र 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है अभी तक वाइन इंडस्ट्री, मात्र 500 करोड़। और 6,000 अंगूर के किसान थे जो वाइन बेचते थे। उसके वजह से हम और कोई वाइन इंडस्ट्री को प्रमोट ही नहीं कर पा रहे थे। और आज जो मैंने आपका प्रेजेंटेशन देखा कि लगभग 28 अलग अलग प्रकार के फल हैं, 28 फ्रूट्स, जिसमें से अलग अलग टेस्ट की वाइन्स बन सकती हैं, और 4 फ्लावर्स, तो 32 नॉन ग्रेप, इसमें अंगूर नहीं है, अंगूर उत्तर प्रदेश में बनता ही नहीं है। 32 अलग अलग रॉ मटेरियल सोर्सेज आपने आइडेंटिफाई किए हैं जिससे वाइन बन सके, दुनिया भर में जा सके। आपने बताया कि बियर भी यहाँ पे बड़े रूप में आ रही है, आप जापान से टेक्नोलॉजी ला रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया के लोग तो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं कि हम भारत से बना के वहां भेजें। पीछे यूके की मिनिस्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा मुझे कोई इंडियन अल्कोहल पीना है, तो हम तो नॉर्मली सर्व नहीं करते, तो मैंने कहा भाई आई एम सॉरी, मैं आज आपको नहीं ऑफर कर सकता हूँ। बाद में मैंने एम्बेसी के थ्रू उनको क्रिसमस में यूके में एक इंडियन जिन भेजी, एंड शी वाज सो थ्रिल्ड
when she received that and when she had that. She was absolutely thrilled that this was delicious gin. तो भारत में कैपेबिलिटीज की हमें कोई कमी नहीं है. We need some technology to come in, possibly not. Radico Khaitan makes me feel we don't even need the technology. But we should welcome new technology. We should welcome newer markets. और मैंने आज भूस रेड्डी जी को कहा है कि मैं अभी योगी जी को कहने वाला हूँ कि हमने यूपी से डेलीगेशंस भेजनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी भी लाए और मार्केट भी ढूंढे कि हमारे जो यहाँ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हम विश्व की मार्केट्स में और बड़े रूप में एक्सपोर्ट कर सकें. जो आपने इकोसिस्टम मुझे बताया, कैसे आपने ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया. खास तौर पे ये इंडस्ट्री बड़ी बदनाम रहती थी. इस इंडस्ट्री के बारे में तो हम सब जानते हैं. एक ज़माना था कि शायद आधे से ज़्यादा लिकर बिना प्रॉपर एक्साइज पे करे निकलता था. और स्वाभाविक रूप से अगर आपका एक्साइज कलेक्शन 3 गुना हुआ है और वो भी जब आपने एक्साइज के रेट्स भी कम किए. मुझे पता चला बियर के ऊपर 260 से 200% किया, सस्ता किया. और उसकी तो मैं आपको दाद देता हूँ क्योंकि दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो बिलीव करते हैं. और वो लैफर कर्व के बारे में आप में से किसी ने सुना हो तो वो तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जितना आप टैक्स रेट कम करोगे उतनी कलेक्शन बढ़ेगी. पर फिर भी यूपी में कोई 3 गुना अल्कोहल कंजम्पशन नहीं हुई है. ये जो आपने लिकर माफिया पे प्रहार किया, ये जो आपने चोरी रोकी, आपने पूरा जियो फेंसिंग करी सब प्लांट्स की, आपने डिजी लॉकर लगाया जिसके तहत आप कंट्रोल कर पाए कि कोई मैनिपुलेशन ना हो क्वांटिटीज में. आपने जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरास लगाए पूरे प्लांट्स के प्रांगण में, मैं समझता हूँ ये वास्तव में पूरे देश के लिए एक मिसाल है. और मैं चाहूँगा कि इसकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन, मेक अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन अबाउट दिस. आई विल हैव ऑल द एक्साइज कमिश्नर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम द स्टेट्स, कि अधिकांश उनका DPIIT हमारे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से संबंध पड़ेगा इस विषय में. We will call all of them. I will talk to the chief ministers or state food ministers and civil supplies ministers. Let's try to promote these technologies that you have used. At least हमारे जो राज्य सरकारें हैं उसमें जहाँ हम ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ हम जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे. शायद आपके मूल प्रदेश में हम कितना सक्सेसफुल होंगे उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता. No offense meant, but on a lighter note. पर मैं समझता हूँ कि कई प्रदेशों में संभावनाएं हैं. इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके चोरी रोकी जा सकती है. इसी प्रकार से मुझे लगता है जो आपने स्पीड ऑफ अप्रूवल्स किया है, जो 30 दिन में मुझे बताया गया कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, आपका पूरा प्रोसेस 30 डेज में हो जाता है. मैंने आज भूस रेड्डी जी को इनवाइट किया है, नितिन जी को इनवाइट किया है कि हमारी जो नेशनल सिंगल विंडो है उसमें भी आप अपनी पूरी लोकल अप्रूवल्स प्रोसेस को सम्मिलित करिए, जिससे हम आगे चल के पूरे विश्व को ये बता सके कि आपका अप्रूवल प्रोसेस कितना सरल है, कितना इन्वेस्टर फ्रेंडली है, कितना आसानी से यहाँ पे व्यापार बढ़ सकता है. आखिर में मैं एक और डेटा पॉइंट आपको देके अपने वाणी को विराम दूंगा. एक्सपोर्ट्स, निर्यात. माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया कि सभी प्रदेशों ने भी निर्यात को एक जिम्मेदारी माननी चाहिए. और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक मंत्री नियुक्त किया एक्सपोर्ट को विशेष ध्यान देने के लिए. डिस्ट्रिक्ट्स में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्लान को तेज गति से पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रमोट किया. डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब बनाने के काम को आगे लेके गए और आज नई नई चीजें रिमोट एरियाज ऑफ यूपी से निर्यात हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, जिसके कारण गत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट डबल हो गया.
कहाँ 85,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, अब 1,77,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश से हुआ है। और उसमें भी देखिए उद्योग कैसे बढ़ा है। अगर आप टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स देखें तो 60 गुना 63 गुना टेलीकॉम इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से बढ़ा है। अगर हम किसानों से जुड़े हुए वस्तु देखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी 26 गुना वृद्धि हुई है निर्यात में। दूसरे सीरियल्स में 7.5 गुना वृद्धि हुई है निर्यात में। आयरन एंड स्टील जो उद्योग से जुड़ा है वो लगभग 5 गुना निर्यात हो। तो संभावनाएं इतनी ज्यादा है कि मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी सेवा करती रहेगी। केंद्र की सरकार पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है। हम दोनों केंद्र और राज्य की सरकारें मिलके डबल इंजन के रूप में आपकी सेवा में प्रतिबद्ध है, 24 घंटे संकल्पित है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का भविष्य बहुत उज्जवल है। उत्तर प्रदेश में उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है। दिस इज ट्रूली a land of opportunities. This is truly a magnificent state, a state which has huge opportunities because जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम रिफॉर्म परिवर्तन कोई दबाव में नहीं कर रहे। हमारा परिवर्तन किसी दबाव में नहीं है। हमारा परिवर्तन का काम हमारी संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है। ये हमारा एक कन्विक्शन है कि जितना बदलाव लाएंगे, जितना रिफॉर्म करेंगे, जितनी अच्छी चीजें देश और प्रदेश में आएंगी, उससे उत्तर प्रदेश और पूरा देश लाभान्वित होगा। देश का एक एक व्यक्ति लाभान्वित होगा। इस अमृत काल में प्रवेश करने का वर्ष में जो उत्तर प्रदेश ने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया है, मैं समझता हूं बड़े सही समय पे किया है। ये आगे आने वाले 25 वर्ष में भारत को एक विकसित, एक समृद्ध देश बनाने की नींव रखने का काम, बड़े रूप में निवेश और उद्योग को उत्तर प्रदेश में अट्रैक्ट करने का काम करेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। So thank you so much for such kind words, wisdom words. Before we end this session, I would like to have the vote of thanks. I am honored to be among such honorary dignitaries, our guest of honor, Shri Agarwal ji, our chief guest, Shri Piyush Goyal ji, Dr. Senthil ji, and all the panelists and our esteemed investors. Thank you so much for your valuable time and such pleasurable experience with us. This is me, Arushi Verma, on behalf of UP Global Investors Summit, thanking all of you for your time and your energy. I would now request Shri Sanjay ji to please present our ODOP gift to Shri Piyush Goyal ji. Next, I would request Dr. Senthil Pandian ji to please present it to Nitin Agarwal ji.